प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 12 की समकालीन विश्व राजनीति पुस्तक के प्रथम अध्याय शीत युद्ध का दौर के बारे में चर्चा करेंगे। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम समझ पाएंगे कि शीत युद्ध क्या था, शीत युद्ध के कारण क्या थे, दो महाशक्तियाँ कौन कौन सी थी, गुटनिरपेक्षता महाशक्तियों के लिए चुनौती कैसे बन गया, नव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या थी और भारत की शीत युद्ध के समय क्या स्थिति थी। इसको जानने के लिए अब हम समझते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध को अगर हम एक कालक्रम के अनुसार लगाएं, एक टाइमलाइन में अगर हम इसे रखें, तो हम देखेंगे कि 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध, 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945 में जब हुई, तो यहीं से समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत मानी जाती है। जैसा कि आप अपनी पुस्तक के नाम से विदित है कि आपकी पुस्तक का नाम समकालीन विश्व राजनीति है, और इससे हमें यह पता चलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945 में होती है, वहीं से समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत होती है। और आपके पुस्तक का प्रथम जो अध्याय है वह भी शीत युद्ध है। यानी हम तीनों चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 से उसकी शुरुआत हुई और 1945 से ही समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत हुई, और समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत में ही शीत युद्ध की शुरुआत भी मानी गई। शीत युद्ध को हम 1945 से लेके 1990 तक के काल में देखते हैं। अब हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में दो अपोनेंट पार्टी या दो अपोनेंट गुट थे, जो एक था मित्र राष्ट्र और एक था ध्रुवीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस था। ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान। आपको जान के आप हैरान होंगे कि मित्र राष्ट्र में जो अमेरिका और सोवियत संघ, जिन दो देशों ने एक साथ मिलकर अपने शत्रु के लिए जो एक साथ मिलकर लड़े थे, वही शीत युद्ध में आपस में एक दूसरे के शत्रु हो गए थे। अमेरिका और सोवियत संघ, शीत युद्ध की कहानी अमेरिका और सोवियत संघ से ही शुरू होती है। ये दो ऐसे देश थे, ऐसी शक्तियाँ थी जो द्वितीय विश्व युद्ध के ख़त्म होने के बाद सिर्फ अमेरिका और सोवियत संघ ही दो ऐसी बड़ी शक्तियाँ बची थी जिनके पास काफ़ी संसाधन, सैन्य क्षमता, परमाणु शक्तियाँ थी। इनके कुछ और लक्षणों को हम समझते हैं। इसकी शुरुआत की तरफ एक बार देखते हैं कि 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जापान को घुटने टेकने पड़े, और द्वितीय विश्व युद्ध का यहाँ से अंत हुआ। परंतु परमाणु बम फेंके जाने पर जब सवाल उठे, तो अमेरिका के आलोचकों ने यह कहा कि अमेरिका जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, जापान हारने वाला है, फिर भी अमेरिका का जापान पर बम गिराना गैर ज़रूरी था। और अमेरिका ने ऐसा किया क्योंकि अमेरिका सोवियत संघ को अपनी ताकत का एहसास दिलाना चाहता था। लेकिन अमेरिकी समर्थक यहाँ पर अपने बचाव में कहते हैं कि युद्ध जल्द से जल्द समाप्त करना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जनहानि हो रही थी, उसको रोकना था। इसलिए अमेरिका ने परमाणु बम का इस्तेमाल सोवियत संघ पर किया। और इसी को एक कारण भी हम शीत युद्ध का समझ सकते हैं, क्योंकि मित्र राष्ट्र की जब हम बात कर रहे थे, तो हमने देखा कि अमेरिका और सोवियत संघ एक साथ द्वितीय विश्व युद्ध में लड़े थे। सोवियत संघ को अमेरिका की इस परमाणु बम की जानकारी नहीं थी, और जब सोवियत संघ को इसकी जानकारी मिली, जब अमेरिका ने जापान पर इससे आक्रमण किया, जब उसने परमाणु बम जापान पर गिराए, तब सोवियत संघ भी यह जानकर हैरान हो गया था कि अमेरिका ने परमाणु की जानकारी सोवियत संघ से छिपा कर रखी। तो इस तरह विश्व की जो राजनीति थी उसमें दो महाशक्तियों का उदय हुआ, एक थी अमेरिका और एक थे सोवियत संघ। पर वास्तव में ये युद्ध न होकर युद्ध जैसा वातावरण इससे बना।
शीत युद्ध में किसी भी तरह का कोई भी प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ, लेकिन आतंक का जो साया था, जो तनाव का जो माहौल था, वो बना रहा। तनाव और प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनी रही। टेंशन, तनाव, एक दूसरे की जासूसी, प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से हथियारों की होड़ करना, किसी भी काम में एक दूसरे को पिछाड़ना, यही काम जो है इस शीत युद्ध के दौरान में चलता रहा। दुनिया दो खेमों में बट गई, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। इसको हम इस ग्लोब से समझ सकते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि दुनिया का एक जो पश्चिमी भाग है वो अमेरिका और पूर्वी भाग सोवियत संघ ही यहाँ पे हमने हाईलाइट किया हुआ है। ये हमने देखा कि ये जो दो पावर ब्लॉक्स थी, ये जो दो शक्तियों के जो ध्रुव थे, ये सिर्फ दो ध्रुव बचे थे, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। लेकिन विश्व में एक नई बात चर्चा में थी कि यहाँ पे तीन अलग अलग दुनिया का आविर्भाव हो गया। कि पहली दुनिया वे दो देश थे जो अमेरिका के साथ थे। अब इसी जो शीत युद्ध के क्रम में इन दो महाशक्तियों ने, अमेरिका और सोवियत संघ ने, जो बाकी छोटे छोटे देश थे, इनको अपने साथ मिलाने की कोशिशें की। जिन जिन छोटे देशों को या जिन जिन देशों को अमेरिका ने अपने साथ मिला लिया, उन सभी देशों से मिलकर जो दुनिया कहा गया, उसे हमने पहली दुनिया कहा, उसे हमने पहली दुनिया पढ़ा। फिर जो दूसरी दुनिया जो शब्द है, उसका प्रयोग सोवियत संघ के साथ शामिल जो देश थे, उन देशों को मिलाकर जो एक गुट बना, उनको हमने दूसरी दुनिया का नाम दिया। और जो देश ना ही अमेरिका के साथ शामिल थे, ना ही सोवियत संघ के साथ शामिल थे, जो जिनको हम रेड कलर में देख सकते हैं, ये तीसरी दुनिया के देश थे। तो ग्रीन कलर में फर्स्ट वर्ल्ड, और येलो कलर में सेकंड वर्ल्ड, और रेड कलर में हम थर्ड वर्ल्ड को या तीसरी दुनिया को देख सकते हैं। फिर बात आती है शीत युद्ध में जो पूरी दुनिया थी वो दो विचारधाराओं में बट गई। अब तक हमने कहा कि दो महाशक्तियों में बट गई, दो ध्रुवों में बट गई। अब हम कह रहे हैं कि दुनिया दो विचारधाराओं में बट गई। एक विचारधारा, वह विचारधारा जिसे अमेरिका मानता था, जिसको अमेरिका फॉलो करता था, अमेरिका के साथ वाले जो देश थे जो इसके साथ में मिल गए थे, वो फॉलो करते थे। और एक वह विचारधारा जो सोवियत संघ जिसे फॉलो करता था, या सोवियत संघ के साथ में जो देश थे वो उसे फॉलो करते थे। तो अमेरिका की जो विचारधारा थी वह थी पूंजीवादी, और सोवियत संघ की जो विचारधारा थी वह साम्यवादी विचारधारा थी। इसका मतलब यह है कि पूरा विश्व जो है दो विचारधाराओं में बढ़ गया, विचारधाराओं की लड़ाई होने लगी, पूंजीवाद या समाजवाद। अब क्वेश्चंस ये उठने लगे थे, प्रश्न ये उठने लगे थे कि कौन सी विचारधारा जीतेगी, कौन सा ध्रुव जीतेगा, क्योंकि दोनों महाशक्तियाँ, जो दोनों ध्रुव थे, वो अपने आप में को महाशक्ति साबित करने में तुले हुए थे कि कौन हम दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है। दोनों के बीच महाशक्ति बनने की होड़ थी। दोनों परमाणु खतरे की जानकारी रखते थे, इसलिए उकसावे के बाद भी लड़ने को तैयार नहीं थे। इस पॉइंट को जरा समझिए आप। दोनों जो देश थे, उन्होंने जापान में जब अमेरिका ने परमाणु बम गिराए, तो दोनों ही जो शक्तियां थी वो उसके अंजाम को, उसके रिजल्ट से जानकारी रखती थी कि कितनी ज़्यादा जान माल की हानि, कितना ज़्यादा नुकसान, संसाधनों का, मानव संसाधन का कितना अधिक नुकसान हो जाएगा। इसीलिए उकसाते भी थे तो एक दूसरे को, लेकिन लड़ने को कोई भी दोनों में से तैयार नहीं था। और इसी को एक नया हमने शब्द, एक नया वाक्य हमने दिया, जिसे हमने कहा अपरोध का तर्क या रोक और संतुलन। यानी कि इन दो देशों ने एक दूसरे पर रोक लगा रखी थी, इसलिए कि दोनों उकसाते थे, लेकिन दोनों इस बात की जानकारी रखते थे कि परमाणु के जो खतरे हैं वो कितने भयावह हो सकते हैं। इसलिए दोनों ने जो समझदारी दिखाई, उसे हमने रोक और संतुलन के सिद्धांत से समझा। अब हम बात करते हैं दो ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ। दोनों शक्तियां विश्व के दो ध्रुव बन गए। बाकी बचे देशों को इन्होंने अपने अपने गुटों में शामिल करने की कोशिश करी, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि दोनों जो बड़ी शक्तियां थी, ये छोटे छोटे देशों को अपने साथ शामिल करना चाहती थी।
अब प्रश्न यह उठता है कि महाशक्तियाँ छोटे देशों को अपने साथ क्यों मिलाना चाहती थी। इसके उत्तर देते हुए मैंने 4 ब्लॉक बनाए हैं। पहले में मैंने लिखा है महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेल और खनिज, क्योंकि बड़ी महाशक्तियों को छोटे देशों से महत्वपूर्ण संसाधन चाहिए थे, जैसे तेल, खनिज संसाधन, कोयला। ये सारी चीज़ें जो हैं महाशक्तियाँ छोटे छोटे देशों पर भी डिपेंडेंट थी, इसलिए वो उन देशों को अपने साथ मिलाना चाहती थी और ताकि उन्हें उन महत्वपूर्ण संसाधनों की प्राप्ति हो सके। दूसरा है भू क्षेत्र, ताकि यहाँ से महाशक्तियाँ अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सके। ऐसे क्षेत्रों जो छोटे छोटे जो देश थे या दूसरे जो देश थे, उनको ये महाशक्तियाँ अपने साथ शामिल इसलिए करना चाहती थी ताकि वहाँ पे यहाँ से क्या कर सके, ये अपने हथियार सेना को इन क्षेत्रों में रख सके और यहाँ से अपनी सेना का संचालन कर सके। तीसरा है सैनिक ठिकाने, यहाँ से महाशक्तियाँ एक दूसरे की जासूसी कर सकें। यानी कि इन देशों में अगर इनके साथ ये महाशक्तियों के साथ जुड़ी रहेंगी तो वहाँ पे ये अपने सदस्यों को रख सकता है ताकि वो अपने दूसरे जो उनके शत्रु हैं उनकी जासूसी कर सके। आर्थिक मदद, जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार साबित हो सकते थे। आर्थिक मदद भी इन्हें चाहिए थी बड़ी शक्तियों को, ताकि छोटे छोटे जो देश हैं वो थोड़ा थोड़ा करके इनकी आर्थिक मदद भी करते रहें, और इसीलिए महाशक्तियाँ छोटे देशों को अपने साथ मिलाना चाहती थी। दुनिया में विभाजन होने लगे, ऐसा विभाजन सबसे पहले यूरोप में हुआ। दुनिया जो थी वो विभाजित होने लगी क्योंकि दो जो महाशक्तियाँ थी उनमें शामिल होने की एक होड़ लगी हुई थी, और इस होड़ में सबसे पहले शामिल होता है यूरोप। यूरोप में सबसे पहले विभाजन हुआ। यूरोप पश्चिमी और पूर्वी भागों में बंट गया। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का व पूर्वी यूरोप ने सोवियत खेमे में शामिल होने का निश्चय किया। इसको मैं आपको एक मैप की सहायता से दिखा सकती हूँ। आप देख सकते हैं ये यूरोप का एक ये यूरोप है। यूरोप का जो ये जो क्षेत्र है, ये जो एरिया है, इसमें आप आधे कलर को ब्लू आधा जो क्षेत्र है उसको ब्लू कलर से और आधा जो है इसे रेड कलर से देख रहे हैं। तो ये जो यूरोप था, इसका पार्टीशन जब हुआ, इसका विभाजन जब हुआ, तो पश्चिमी यूरोप अमेरिका के साथ शामिल हो गया और पूर्वी यूरोप सोवियत संघ के साथ शामिल हो गया। अब हम देखते हैं कि जब इन महाशक्तियों ने अपने साथ छोटे छोटे देशों को शामिल करना शुरू किया, तो इन्होंने इसी क्रम में सैन्य संगठनों की स्थापना भी की। सैन्य संगठनों की स्थापना का एक उद्देश्य था कि अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो शक्ति है, ज़्यादा से ज़्यादा जो देश हैं उनको जोड़ पाना, और उनकी सहायता का लालच देकर भी उनको अपने साथ जोड़ पाने की ये एक स्ट्रेटेजी थी, जिसको सबसे पहले अमेरिका ने 1949 में नाटो नाम का एक सैन्य संगठन बनाकर जिसकी स्थापना की। अमेरिका ने नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक जो संधि संगठन था, उसकी स्थापना 1949 में अमेरिका ने करी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह यह था कि अमेरिका में शामिल जो भी छोटे छोटे देश हैं, अगर उनमें से किसी भी देश पर कोई भी आक्रमण किसी अन्य देश के द्वारा किया जाता है तो वह पूरे नाटो के सभी सदस्यों पर आक्रमण समझा जाएगा और सभी देशों के द्वारा मिलकर उस आक्रमण करने वाले देश पर कार्यवाही की जाएगी। यानी एक जो सिक्योरिटी का भाव है वो पैदा किया गया। तो इसी के ठीक प्रतिद्वंदिता में सोवियत संघ ने वार्सा संधि बनाई 1955 में। फिर इसी क्रम में अमेरिका ने सीटो और सेंटो, दो अन्य सैन्य संगठनों की भी स्थापना करी। इसको हम इस मैप में देख सकते हैं। जो ब्लू कलर के जो ये देश हैं, ये सभी नाटो के सदस्य हैं, और रेड कलर के जो भी देश हैं रेड कलर के, वो सभी वार्सा पैक्ट में वार्सा संधि में शामिल देश हैं।
अब बात आती है शीत युद्ध के दायरे की। दायरे से आशय है ऐसी स्थिति जहां दोनों खेमों में बटे देशों के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध हुए या होने की संभावनाएं बनी। मतलब ऐसे कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे, कौन कौन से ऐसे पीक पॉइंट्स थे जहाँ पे इन दो जो देशों के बीच में युद्ध हुए या युद्ध होने की संभावनाएं बनी। छोटे छोटे युद्ध हम कह सकते हैं हुए या उनके होने की संभावनाएं बनी। दोनों जो महाशक्तियाँ थी वो कई अन्य जगहों पर सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ चुकी थी, जैसे कोरिया 1950 1953, बर्लिन में 1958 1962 में और कांगो के 1960 के दशक की शुरुआत में। यहाँ पर दोनों महाशक्तियाँ जो है एक दूसरे के सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति में एक दूसरे के प्रत्यक्ष रूप में सामने आ गई थी। लेकिन इन सभी में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह है क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट एक ऐसा समय है 1962 का जहाँ पर यह लगा था कि अब इन दोनों महाशक्तियों में युद्ध होकर रहेगा। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 की घटना है। क्यूबा जो है वो एक साम्यवादी देश है। साम्यवादी देश यानी आप जानते हैं कि यह सोवियत संघ की विचारधारा को मानने वाला देश है। इसका मतलब सोवियत संघ से विचारधारागत इसकी नज़दीकी है, लेकिन इसकी अमेरिका से भौतिक नज़दीकी है। आप इस मैप में अगर आप देख पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्यूबा की स्थिति है और यह इसके पास जो है ये है अमेरिका। इसको हम एक और मैप से देख सकते हैं, हमारे पास है। हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्यूबा यहाँ पर स्थित है और इसके पास आप देख रहे हैं कि अमेरिका इसके बहुत ही नज़दीक है। जबकि अगर आप सोवियत संघ की बात करेंगे तो सोवियत संघ कुछ इस तरफ आगे की तरह है। अब भौतिक नज़दीकी तो इसकी अमेरिका से है, लेकिन इसकी विचारधारागत जो नज़दीकी है वो सोवियत संघ से थी। तो क्यूबा में जो यहाँ के क्यूबा की जो सरकार थी वो थी फिदेल कास्ट्रो की। सोवियत नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में अपना सैनिक अड्डा स्थापित करने की सोची और वहाँ पे परमाणु मिसाइलें तैनात भी कर दी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो क्यूबा है ये अमेरिका से कितना नज़दीक है। यहाँ पर सोवियत जो संघ था वहाँ उसने निकिता क्रुश्चेव वहाँ के जो नेता थे उन्होंने परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। परमाणु मिसाइलें तैनात करने की उन्हें इसलिए सूझी कि उन्हें यह लगा कि अमेरिका जल्द ही क्या कर सकता है, क्यूबा पर कभी भी तख्तापलट कर सकता है, क्योंकि इसकी नज़दीक ही इससे है। तो इस डर से सोवियत संघ ने यहाँ पर परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। जब परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी तो इसकी जानकारी अमेरिका को इसके 3 हफ्तों के बाद चली। अमेरिका के तब राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे और कैनेडी ने इस स्थिति को जब उनको पता चला तो उन्हें इस बात की शंका हो गई कि अब सोवियत संघ अमेरिका के ज़्यादा क्षेत्र पर निशाना साध सकता है। आप देख सकते हैं कि ये जो सर्कल्स बने हुए हैं 1 2 ये इसके कवर करने, इन मिसाइलों के इनके अमेरिका के क्षेत्र को कवर करने को दर्शा रहे हैं। जॉन एफ कैनेडी ने इस समस्या का समाधान निकाला, या उन्होंने हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक कदम इसके तरफ उठाया। लेकिन ये जो क्यूबा जो मिसाइल संकट का समय था ये एक ऐसा समय था जहाँ पर पूरी दुनिया जो है डर चुकी थी। तनाव का जो माहौल था वो बहुत ज़्यादा हो गया था और सभी ने सोचा था कि सभी को ये लगने लगा था कि अब जो युद्ध है वो प्रत्यक्ष रूप से होकर रहेगा। लेकिन जॉन एफ कैनेडी ने इसी समय अमेरिकी सैन्य बेड़ों को आगे करने की बात कही और आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरफ से जो अमेरिका के जो बेड़े थे वो आगे आ गए और इनसे फिर धमका कर अमेरिका ने सोवियत संघ के जो जहाजी बेड़े थे इनको सोवियत संघ ने इनकी गति धीमी कर दी या फिर इन्हें वापस पीछे कर लिया। और इस तरह युद्ध होने से ये जो शीत युद्ध को चरम पर पहुंचाने वाली जो एक घटना थी उससे युद्ध होने से बाल बाल बच गया। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है 2 ध्रुवीयता को चुनौती, धर्मनिरपेक्षता।
अब हम समझेंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या है और दो ध्रुवीयता को इसने चुनौती कैसे दी। इसको समझने के लिए हम इससे तो अगली स्लाइड में जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह बात समझी जाने लगी कि विश्व से सिर्फ दो तरफ ही सड़क जाती है, और एक तरफ है अमेरिका और एक है सोवियत संघ। यानी दो ही ऐसी विचारधाराएं हैं, एक अमेरिका एक सोवियत संघ। दो ही ऐसे गुट हैं जिनमें आप शामिल हो सकते हैं, वो है अमेरिका या सोवियत संघ। ऐसा कोई भी तीसरा रास्ता नहीं था जो कि कोई तीसरा ऑप्शन देता हो। उसी समय जो है भारत आज़ाद हो रहा था 1945 में, जहाँ पर हमने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति और शीत युद्ध की शुरुआत को समझा। उसी के कुछ सालों बाद 1947 में भारत आज़ाद हो रहा था, और भारत बहुत समय के बाद ही ब्रिटिश चंगुल से आज़ाद हुआ था, और वो दोबारा ऐसी स्थिति में नहीं जाना चाहता था कि उसे किसी भी गुट में शामिल होना पड़े, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो सोवियत संघ हो। तो इन दोनों जो रास्ते थे, इनमें से एक तीसरा रास्ता निकाला गया। इसे हमने कहा गुटनिरपेक्षता। यानी कि अब तक हम दो बातें समझ रहे थे कि कोई भी देश जो है उसको या तो अमेरिका में शामिल होना है या फिर सोवियत संघ में शामिल होना है। लेकिन अब हम एक गुटनिरपेक्षता से हमको एक नया रास्ता दिखाई दिया कि कोई भी देश जो अमेरिका में शामिल नहीं होना चाहता है, सोवियत संघ में शामिल नहीं होना चाहता है, तो वह गुटनिरपेक्ष रह सकता है। यानी कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ है कि अमेरिका या सोवियत संघ किसी भी गुट में शामिल ना होना। और इसी तरह गुटनिरपेक्षता ने जो दो ध्रुवीयता थी उसको चुनौती दी। इसकी जो स्थापना थी वो 5 देशों के प्रमुखों ने करी थी, जिसमें मिस्र के अब्दुल नासिर, घाना के वोमे एनोक्रुमा, इंडिया के श्री जवाहरलाल नेहरू और इंडोनेशिया के अहमद सुकर्नो, युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉज टीटो थे। अब हम थोड़ा और जानकारी गुटनिरपेक्षता के बारे में बढ़ा लेते हैं। गुटनिरपेक्षता की स्थापना के लिए जो पहली बैठक थी वो 1956 में हुई थी 5 देशों के द्वारा, जिनके द्वारा जो इसके स्थापक सदस्य थे उनके द्वारा हुई थी। गुटनिरपेक्षता का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। इसके सम्मेलन में 3 बातें स्पष्ट हुई। पहला यह कि युगोस्लाविया, भारत, मिस्र, इंडोनेशिया, घाना, ये 5 देशों द्वारा गुटनिरपेक्षता को अंजाम दिया जाएगा। शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरों को रोकना इसका एक उद्देश्य था। और एक और बात थी, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय हो रहा था, और 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश बतौर सदस्य शामिल भी हो चुके थे। पहला जब गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था तो इसके सदस्य देशों की संख्या 25 थी, जो वर्तमान समय में 125 हो गई है। गुटनिरपेक्षता पृथकतावाद तटस्थता से अलग है। यह एक प्रश्न आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें भी बहुत बार आता है कि गुटनिरपेक्षता पृथकतावाद और तटस्थता से अलग है, स्पष्ट कीजिए। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर पृथकता और तटस्थता को पहले समझेंगे कि पृथकता क्या है और तटस्थता क्या है। गुटनिरपेक्षता को हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम समझते हैं पृथकता क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रहना, इसे हम ये कह सकते हैं कि पृथक वह देश होगा या पृथकता वह नीति कहलाएगी जब कोई देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों में किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी कि वह अंतर्राष्ट्रीय मामलों से बिल्कुल ही अलग है, पृथक है। दूसरा जो शब्द है वह है तटस्थता, युद्ध में शामिल ना होने की नीति। तटस्थता शब्द का प्रयोग वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई देश किसी युद्ध में शामिल ना होना चाहता हो, उस पर्टिकुलर स्थिति में तटस्थता शब्द का इस्तेमाल किया जाता है।
अब गुटनिरपेक्षता इन दोनों से बिल्कुल अलग है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है किसी भी गुट में शामिल ना होना। वो दो गुट जो शीत युद्ध के समय पर जिनका उदय हुआ था, उन दोनों में से किसी भी में शामिल ना होना, लेकिन देशों के बीच में मध्यस्थता करना, उनसे अपने लिए अपने सहयोग लेना, इन ये जो ऑप्शंस थे इनको गुटनिरपेक्षता में खुला रखा गया है। अब हम बात करते हैं नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो भी देश शामिल थे वो अल्प विकसित देश थे या फिर ऐसे देश थे जो नए नए स्वतंत्र हो रहे थे, तो इनके विकास के लिए इनको धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता था और इनको इस बात का डर था कि यह इनको दोबारा उपनिवेशक बना सकते हैं या उपनिवेश बना सकते हैं। इसी अवधारणा से या इसी समझ से एक नई अवधारणा जो नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है, इसकी धारणा का जन्म हुआ। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार प्रस्ताव दिया गया। इसमें कुछ सुधार बताए गए, जैसे इसमें बताया गया कि जो अब तक जो अल्प विकसित देशों के जो संसाधन थे, जिनका दोहन पश्चिमी देश या विकसित देश अब तक करते आ रहे थे, उन देशों का अपने संसाधनों पर अब खुद का नियंत्रण होगा। दूसरा, अल्प विकसित देशों की जो पहुंच है वो पश्चिमी देशों के बाजारों तक बढ़ेगी, वो वहाँ पर अपना सामान बेच सकेंगे। तीसरा, पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही जो प्रौद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजी है, उसकी लागत इन अल्प विकसित देशों को कम पड़ेगी। अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में भूमिका बढ़ेगी। जो अल्प विकसित देश हैं उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जो संस्थान हैं उनमें इनकी भूमिका इन कार्यों के द्वारा बढ़ेगी। इस तरह से जो भी आर्थिक सुधारों के लिए जो कदम उठाए गए, उससे गुटनिरपेक्षता धीरे धीरे आर्थिक मुद्दों को ज़्यादा महत्व देने लगी और 1970 तक यह आंदोलन आर्थिक दबाव समूह बन गया। लेकिन 1980 के उत्तरार्ध में इसके प्रयास जो थे वो मंद पड़ गए, क्योंकि विकसित देशों द्वारा इसका तेज विद्रोह किया जाने लगा। इन देशों जो विकसित देश थे, इनके ऊपर जो अब तक इन जिन संसाधनों को ये नियंत्रित करते आ रहे थे, उन पर से इनका अधिकार हट रहा था। इनकी मार्केट में अब अल्प विकसित देशों का सामान भी बेचे जाने की बातें कही जा रही थी। तो इन जो बातें थी, इनका विरोध विकसित देशों के द्वारा तेज किया गया। अब जो अगला टॉपिक है वह है भारत व शीत युद्ध। भारत जिस समय स्वतंत्र हुआ था, भारत की जो स्थिति थी वो ऐसी वो शीत युद्ध की स्टार्टिंग या शीत युद्ध की जब शुरुआत हो रही थी, तभी भारत भी स्वतंत्र हुआ था और भारत इस स्थिति में नहीं था कि वह नया स्वतंत्र हुआ देश वापस किसी भी देश का उपनिवेश बन जाए। इसलिए भारत ने शीत युद्ध के दौर में जो सबसे अहम जो रास्ता अपनाया वह था गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता में उसने किसी भी गुट में शामिल ना होने की नीति अपनाई, लेकिन उसने वैश्विक मामलों में मध्यस्थता का रास्ता नहीं छोड़ा था। इसके कुछ उदाहरण हमें हमारे इतिहास में मिलते हैं। जैसे हमने 1950 के शुरुआती जो कोरियाई युद्ध था, वहाँ पर भी भारत ने मध्यस्थता राजनीतिक करी थी। भारत गुटनिरपेक्षता की वजह से भारत अपने स्वतंत्र फैसले ले सका। उसका अमेरिका या फिर सोवियत संघ की वजह से उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं बना, जैसा कि उसने चाहा ही था। और वो हमेशा ऐसी स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति से दूर होने पर दूसरे से करीब आने की कोशिश करता रहा। इस तरीके से क्या हुआ कि भारत को लेकर कोई भी देश, ना अमेरिका ना ही सोवियत संघ, कोई भी उसमें ना ही धौंस जमा सका और ना ही बेफिक्र हो सका। तो अध्याय के अंत में हम एक बार फिर से इस शीत युद्ध को एक बहुत ही समराइज वे में मैं आपको बताऊंगी कि शीत युद्ध क्या था। शीत युद्ध एक मानसिक या विचारधारागत युद्ध था जो दो बड़ी शक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुआ था,
जिसका ड्यूरेशन जो है 1945 से 1990 के बीच में समझा जाता है। और इस शीत युद्ध में इसको शीत युद्ध कहने का जो कारण था वो यह था कि इन दो देशों के बीच में कभी भी कोई प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ था। कोई भी ऐसा युद्ध नहीं हुआ था जहाँ पे जान माल की हानि हुई हो, जहाँ पे हम ये कह सकें कि अब यह युद्ध हो गया है। यानी ये जो स्थिति थी, इसका जो तासीर थी वो ठंडी ही रही थी, इसलिए हमने इसको शीत युद्ध नाम दिया। थैंक यू। अगले अध्याय के साथ मैं फिर आपके बीच आऊँगी, और तब तक आप इस अध्याय से जुड़े जो भी प्रश्न हैं, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो भी आपको कोई भी डाउट इसमें लगा हो, या कोई भी ऐसा शब्द हो जिसकी आपको समझ में जो कम आया हो, या आप समझना चाहते हो, तो उसको आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में भेज सकते हैं, या मेल भी कर सकते हैं।